जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आज हम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम तथा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कहे जाने वाला स्थान यानी कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। यदि आप केदारनाथ जाने की योजना बना रहे हैं इस वर्ष 2025 में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको केदारनाथ कैसे पहुंचना है, केदारनाथ में हमको कैसे दर्शन करना है, केदारनाथ में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, केदारनाथ में हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए हमको कितने किलोमीटर की पदयात्रा करनी पड़ेगी, हमको केदारनाथ में मंदिर के समीप होटल स्टे या फिर टेंट स्टे की क्या बंदोबस्त है, केदारनाथ में हमको घूमने फिरने के लिए क्या साधन लेना पड़ेगा, और केदारनाथ जाने के लिए अगर हम हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं तो उसकी क्या बंदोबस्त है। साथ ही साथ वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि केदारनाथ यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का या फिर आपको एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहेगा मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस केदारनाथ धाम यात्रा को करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए बिना विलंब के हम वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि हमको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचना है। दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको निकटतम रेलवे स्टेशन या फिर हवाई अड्डा आना पड़ेगा। तो बात की जाए दोस्तों प्रथम ऑप्शन की, यानी कि अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो केदारनाथ का जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है दोस्तों, वो यहाँ का हरिद्वार रेलवे स्टेशन, जो कि आपको देश के प्रमुख शहरों से, प्रमुख राज्यों से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। हरिद्वार आ जाइए और यहाँ से उतर के अब बाय रोड के माध्यम से पहुंच सकते हैं। इसी के साथ ही साथ एक और रेलवे स्टेशन है जो कि उत्तराखंड कैपिटल यानी कि देहरादून भी आपका एक रेलवे स्टेशन है। वहां पर भी आके आप बाय रोड के माध्यम से आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं, या फिर ऋषिकेश भी आकर ऋषिकेश से भी आप डायरेक्टली केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। तो ये ऑप्शन थी दोस्तों। आप बात करते हैं दोस्तों कि हम देहरादून पहुंच चुके हैं या फिर हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, अब हमको केदारनाथ यात्रा कैसे करनी है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दूंगा कि इस वर्ष 2025 में जो केदारनाथ कपाट ओपनिंग की डेट है वो है दोस्तों 2 मई 2025 का। तो इस वर्ष कपाट ओपनिंग का डेट है यमुनोत्री तथा गंगोत्री का दोस्तों, वो है 30 अप्रैल 2025 का। वही अगर बात की जाए केदारनाथ की तो है दोस्तों यहाँ पे 2 मई 2025 का। और अगर बात की जाए बद्र विशाल की यानी कि बद्रीनाथ धाम की, वो दोस्तों यहाँ पे 4 मई 2025 का। तो इस तरीके से 2025 में हमारे चारों धाम के पट खुलने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों कि अब हमको केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारी कहां तक गाड़ी जाती है। वो स्थान है दोस्तों सोनप्रयाग या फिर सीतापुर। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हरिद्वार से या फिर देहरादून से या फिर ऋषिकेश से, जहां कहीं से भी आप रेलवे स्टेशन या बाय फ्लाइट आ रहे हैं, यहां से आपको लगभग 220 किलोमीटर की यात्रा तय करके आपको एक बड़े पड़ाव पर पहुंचना पड़ेगा जिसका नाम है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग दोस्तों वो स्थान है जहां से आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है। कहने का मतलब, आप चाहे प्राइवेट गाड़ी से आइए, चाहे आप बस से आइए, चाहे आप यहाँ पे कमर्शियल टैक्सी व्हीकल से आइए, किसी भी आप वाहन से आएंगे तो आपको सोनप्रयाग एक अंतिम पड़ाव होता है, जो कि हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून से बसेस की भी सुविधाएं अवेलेबल हैं। हरिद्वार से अगर बस की बात की जाए दोस्तों सोनप्रयाग तक के लिए, तो यहाँ पे आपको दोस्तों 650 रुपये की आप ऑनलाइन टिकट भी बुक करा सकते हैं और आप 650 रुपये से बस बुकिंग करा के फाइनली सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग के आगे की बात अभी मैं आपसे करूंगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं हमको हरिद्वार से सोनप्रयाग कैसे पहुंचना है। इसी तरीके से देहरादून से भी आप बाय बस के माध्यम से आ सकते हैं। वही अगर आप पैकेज लिए हुए हैं या फिर अगर आपकी खुद कमर्शियल व्हीकल है, taxi-innovative.my, देहरादून से सोनप्रयाग, ये दोस्तों टोटल आपको 220 किलोमीटर की यात्रा पड़ती है और ये 220 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 7 से 8 घंटे अवश्य लगेंगे। पहाड़ी रास्ता तय करते हुए आप फाइनली पहुंचेंगे सोनप्रयाग। ये 220 किलोमीटर की यात्रा तय कर फाइनली पहुंचेंगे सोनप्रयाग और सोनप्रयाग में आप अपना उस रात विश्राम कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि हमको सोनप्रयाग में कहाँ स्टे लेना चाहिए।
दोस्तों सोनप्रयाग में आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। होटल्स के तो आपका यहाँ पे दोस्तों 1000 से लेकर 1200, 3000, 4000, 5000 पर हेड के हिसाब से यहाँ पे आपको कॉस्टिंग ले जाती है, जिसमें आपका होटल स्टे, ब्रेकफास्ट और डिनर इसमें शामिल रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पे होटल अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिल जाएगी। वही अगर कुछ टूरिस्ट को दोस्तों सोनप्रयाग में होटल कभी कभार नहीं मिलते हैं, तो दोस्तों सोनप्रयाग से 14 किलोमीटर पहले एक स्थान पड़ेगा जिसको बोला जाता है फाटा। कुछ टूरिस्ट फाटा में भी अपना स्टे लेते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट डे यानी कि डे नंबर 2 की। डे नंबर 2 में दोस्तों हमको निकलना है सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए, और गौरीकुंड से भी आगे निकलेंगे हम लोग केदारनाथ मंदिर के लिए। बात करते हैं दोस्तों सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए कोई भी आपकी निजी वाहन नहीं जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ से आपको सुमो बोलेरो लेनी पड़ेगी, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। दोस्तों आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर की जर्नी है। ये 5 किलोमीटर की जर्नी काफी तंग गलियों से हमको निकलना पड़ता है, जिसके वजह से यहाँ पे केवल और केवल सुमो बोलेरो को ही परमिशन दी गई है। 50 से 60 रुपए ये चार्ज लेते हैं और आपको शेयरिंग में बैठाकर आपको फाइनली गौरीकुंड की पैदल पड़ाव तक छोड़ देंगे। यहां से आपको गौरीकुंड से अब दोस्तों पदयात्रा शुरू करनी है। दोस्तों केदारनाथ की पदयात्रा 16 किलोमीटर की कही जाती है, लेकिन हालांकि वास्तव में 16 नहीं बल्कि 20 किलोमीटर की जर्नी होगी। 20 किलोमीटर की दोस्तों पदयात्रा जर्नी के दरमियान आप ध्यान रखिएगा कि आप अर्ली मॉर्निंग सोनप्रयाग से जल्दी निकलिए, ताकि गौरीकुंड से आपकी पदयात्रा जल्दी आरंभ हो जाए। अगर आप लेट करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आप केदारनाथ उतनी ही लेट पहुंचेंगे। हो सकता है आपको रात 8, 9, 10 भी बज जाए। तो बेहतर ये रहेगा कि आप सुबह 3 बजे 4 बजे ही अपना सोनप्रयाग से प्रस्थान ले लीजिए अपने गौरीकुंड के लिए, और गौरीकुंड से अपनी पदयात्रा शुरू कर दीजिए। गौरीकुंड से पदयात्रा दोस्तों जैसे कि मैंने बताया 10 से 11 घंटे या 12 घंटे का समय आपको अवश्य लगेगा, क्योंकि ये 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा काफी कठिन होती है और आपको आराम से ही चल के जय श्री केदार कहते हुए फाइनली आप 10 से 11 घंटे की जर्नी करके आप पहुंचेंगे। इस पूरे 20 किलोमीटर के जर्नी के दरमियान पहाड़ों पर काफी सहूलियत मिल गई है। आपको टेंट की बंदोबस्त है, शेल्टर की बंदोबस्त है, बैठने की बंदोबस्त है, पानी पीने की बंदोबस्त है। यहाँ पे साथ ही साथ खान पान की भी बंदोबस्त आपको मिल जाएगी। इस पूरे पैदल यात्रा पे तो ध्यान रखिएगा कि आप इस 20 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए आपको 10 से 11 घंटे लगेंगे, और हम इन सारी सुविधाओं को लाभ उठाकर ही आप फाइनली पहुंचेंगे केदारनाथ धाम पे। अब बात करते हैं दोस्तों वो जो पैदल नहीं ट्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन आते हैं। दोस्तों जो पैदल चलने में असमर्थ है उनके लिए दूसरा ऑप्शन आता है घोड़े खच्चर, या फिर पालकी का, या फिर पिट्ठू का घोड़े खच्चर। दोस्तों आपको गौरीकुंड से ही मिल जाएंगे, जहां पे आपको सुमो बोलेरो वाला उतारा रहेगा। वहां से आप लगभग आधा किलोमीटर आगे जाएंगे तो वह आपको घोड़ा पड़ाव मिलेगा। उस घोड़े पड़ाव पर दोस्तों आप घोड़े की बार्गेनिंग कर लीजिए। घोड़े वाले का चार्ज दोस्तों मान के चलिए लगभग आपका 2500 से 3000, या फिर इस वर्ष अगर रेट बढ़ भी गया तो 2-3 हजार 500 बढ़ भी सकते हैं। आप एक घोड़े का पड़ता है, आपको वो जाने का केवल चार्ज लेगा। रिटर्न का चार्ज दोस्तों अलग होता है, जो कि दोस्तों 2500 से दोस्तों यहाँ पे हेलीकॉप्टर का दोस्तों हेलीकॉप्टर 3-500 रुपए। इस तरीके से सिर्फ रिटर्न जाने के चार्ज होते हैं। वही अंतिम और सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन की बात की जाए, वो है दोस्तों यहाँ पे हेलीकॉप्टर का। दोस्तों हेलीकॉप्टर यहाँ पे केदारनाथ में जाने के लिए 3 जगह से उड़ान भरती है। पहले सबसे नजदीकी की बात की जाए, वो है सोनप्रयाग के समीप 2 किलोमीटर पर स्थित सिरसी हेलीपैड। दूसरे ऑप्शन की अगर बात की जाए दोस्तों, वो है सोनप्रयाग से 16 किलोमीटर पीछे यानी कि फाटा हेलीपैड, और तीसरा सोनप्रयाग से लगभग 42 किलोमीटर पीछे, जिसको कहा जाता है गुप्त काशी हेलीपैड। तो इस तरीके से हेलीकॉप्टर की आप बुकिंग करा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग वेबसाइट जो कि IRCTC के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो IRCTC हेली सर्विसेज में आप जाके अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा लीजिए। हेलीकॉप्टर बुकिंग कराने से पहले या फिर चारों धाम यात्रा करने से पहले एक और मैंडेटरी चीज है, वो है यहाँ का उत्तराखंड टूरिज्म का रजिस्ट्रेशन, जो कि निःशुल्क होता है।
ये रजिस्ट्रेशन दोस्तों आप अवश्य करा लीजिए कि आप किस डेट पे यात्रा कर रहे हैं, कौन कौन से पैसेंजर आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं और आप किस तारीख से किस तारीख तक अपनी यात्रा बना रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात ही आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये बातें थी कि हमको हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसे करनी है और कहां-कहां से उड़ान भरती है। कॉस्ट की बात करूं दोस्तों, इस वर्ष का जो कॉस्ट डिक्लेयर होगा वो मान के चलिए 6,000 से 7,000 के बीच में, यानी आना और जाना दोनों इसमें शामिल रहेगा। तो इस तरीके से आप हेलीकॉप्टर ले सकते हैं जो कि आपका सबसे मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन होते हैं। तो ये बातें थी दोस्तों कि हम केदारनाथ किस किस माध्यम से पहुंच सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि हम डे नंबर 2 में हम अगर पद यात्रा पे जाते हैं तो हम लगभग शाम को 6 बजे 7 बजे या अधिकतम 8 बजे के आसपास हम केदारनाथ धाम पे पहुंचेंगे। हमारे सामने ये दोस्तों देख सकते हैं विशाल सा प्रांगण, केदारनाथ धाम यानी कि हमारे केदार ज्योतिर्लिंग का एक विशाल मंदिर हमको देखने को मिला। मंदिर के दर्शन होते साथ दोस्तों आपके तन से सारी थकावट दूर हो जाएगी, क्योंकि मंदिर इतना खूबसूरत है हमारे भोलेनाथ का कि देखते साथ ही सारी थकान दूर हो जाती है। दोस्तों, अब केदारनाथ में हमको कहाँ स्टे लेना चाहिए, क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन है? दोस्तों, होटल स्टे जो कि GMVN के द्वारा भी होता है। GMVN कौन है? GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम। ये एक वेबसाइट है जो कि उत्तराखंड टूरिज्म की एक वेबसाइट है। इस GMVN द्वारा यहाँ पे दोस्तों आपको टेंट की फैसिलिटी, कॉटेज की फैसिलिटी, साथ ही साथ यहाँ पे वर्तमान समय पे लास्ट ईयर से होटल्स की भी सुविधाएं देने लग गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो बुकिंग होगी आपकी ऑनलाइन ही होती है, ऑफलाइन यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ प्राइवेट होटल्स भी हैं। तो प्राइवेट होटल्स में भी आप अपना ठहराव बना सकते हैं। अगर आप टेंट लेना चाहते हैं दोस्तों तो वहां पे प्राइवेट टेंट्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ GMVN का भी टेंट मिलता है। प्राइवेट टेंट्स की अगर बात की जाए दोस्तों तो 500-1000 आपका चार्ज लेते हैं और आप अपना रात्रकालीन विश्राम कर सकते हैं। पहले तो दोस्तों टेंट आपका मंदिर से 1 किलोमीटर पीछे लगाया जाता था, साथ ही साथ GM1 का कॉटेज भी वहां लगाया जाता था, हेलीपैड से भी पीछे। लेकिन वर्तमान समय पे अभी दोस्तों मंदिर के भी समीप यहाँ पे आपको टेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना टेंट की भी बंदोबस्त करके वहां पर आप अपना विश्राम बना सकते हैं। डे नंबर 3 में दोस्तों आप अपना उस रात विश्राम कर लीजिए और अगली सुबह डे नंबर 4 में प्रातःकाल स्नान करके हम भोलेनाथ यानी कि हमारे केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए हम लाइन में लग जाएंगे। दोस्तों, लाइन में लगने के लिए ध्यान रखिएगा। अगर आप बेस्टर टाइम अगर मैं बात करूं विजिट करने के लिए, अगर आप सितंबर-अक्टूबर में विजिट कर रहे हैं तब तो आपको दर्शन में कम समय लगेगा, और अगर आप मई-जून में दर्शन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि रस सबसे ज्यादा होता है। दर्शन में ही आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है। तो इस तरीके से आप अपना अर्ली मॉर्निंग उठ लाइन में लगी तो आपको समय कम लगेगा और आप महादेव जी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे अगर बात की जाए लाइन की यानी कि दर्शन प्रणाली की, तो पहले तो यहाँ पे ओपन एरिया था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे शेल्टर डाल दिया गया है, जो कि टेम्परेरी रूप से बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे लाइन में लगी हर हर महादेव कहते हुए आप अपने बारी आने का इंतजार कीजिए। जैसे ही आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे, भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए। दर्शन करके आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर का दृश्य आपको नहीं दिखा सकता।